हेलो एवरीबॉडी, लॉजिकल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय दंड संहिता की लेक्चर सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं आईपीसी चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रस्तावना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आईपीसी के इंट्रोडक्शन और बेसिक्स को रिव्यू करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो उन्हें शासन चलाने में काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि मुस्लिम विधि के जो कुछ कानून थे वो अलग थे, हिंदू विधि में जो कानून थे वो अलग थे, काफ़ी रियासतों में भी कानून अलग थे और लोकल स्तर पे तमाम कस्टम्स थे, जिनकी वजह से ये तय कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था कि किस व्यक्ति को किस नियम किस कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए और कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति निर्दोष है। इसी कारण से सन 1833 में चार्टर एक्ट लाया गया, जो पूरे भारत में एक ही लेजिस्लेचर लागू करने के लिए लाया गया था। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा सन 1834 में भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, जिन्हें फादर ऑफ आईपीसी, फादर ऑफ इंडियन पीनल कोड भी कहा जाता है। इस आयोग में 3 अन्य सदस्य भी थे, जिनमें पहले थे मैकलियॉड, दूसरे एंडरसन और तीसरे मिलेट। इस विधि आयोग ने दंड संहिता का प्रारूप गवर्नर जनरल की काउंसिल में 14 अक्टूबर 1837 को पेश किया और 1856 में दंड संहिता पर विधेयक बना, जिसे 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1 जनवरी 1862 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय दंड संहिता के जो प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन वर्तमान में धारा 370 के हट जाने के बाद यह सभी प्रावधान अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में रणबीर पीनल कोड लागू था। बेसिकली भारतीय दंड संहिता का मुख्य काम अपराधों की व्याख्या, उनकी प्रकृति का व्याख्यान और उनके लिए जो दंड नियत किए गए हैं उनको परिभाषित करना है। आरंभ में आईपीसी में 488 धाराएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 511 धाराएं हैं। ये आईपीसी के हमारे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर का क्विक रिव्यू था और आईपीसी के कुछ बेसिक्स को जानने के लिए यह बनाया गया था। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 1 चैप्टर 1 जो प्रस्तावना है और इसमें 5 धाराएं हैं, इनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना में ही अपराध को भी परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम अपराध के बारे में जानेंगे। अपराध क्या है? विधि तथा समाज की मान्यताओं द्वारा निषिद्ध ऐसे अपकृत्य जो राज्य द्वारा दंडनीय हैं, अपराध कहलाते हैं। अपराध पर नियंत्रण के लिए ही भारतीय दंड संहिता या दंड विधियों का सृजन किया गया है। कुछ परिभाषाएं भी इसके बारे में दी गई हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने लिखा है, अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है और लोकहित के लिए हानिकारक है। कोई भी ऐसा कार्य जो लोकहित में नहीं है या किसी
नियम कानून विधि द्वारा निषिद्ध है वह अपराध कहलाता है। एक और परिभाषा स्टीफन ने दी है, अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। किसी अपराध के घटित होने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। कोई भी एक तत्व मिलकर किसी अपराध को घटित नहीं करता। तो इसमें सबसे पहला अपराध का प्रमुख तत्व है मानव। अपराध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानव है। पूर्व में पशुओं को भी दंड दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब उनके जो मालिक हैं, जो भी पालतू पशु होते हैं, उनके मालिक को पशु द्वारा किसी किए गए अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मानिए एक पालतू कुत्ता है जिसने किसी व्यक्ति को काटा है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी जिसका वह पालतू कुत्ता है। उस कुत्ते को सज़ा नहीं दी जा सकती है। अपराध का दूसरा और एक महत्वपूर्ण प्रमुख तत्व है दुराशय अथवा आपराधिक मनस्थिति, मेंस रिया और गिल्टी माइंड। इसको आपराधिक मन का सिद्धांत भी कहा गया है। दुराशय के बिना कोई भी कार्य अपराध नहीं बनता। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है। कहने का मतलब है, कोई भी कार्य तभी अपराध माना जाएगा जब उस कार्य को करने के पीछे उस अपराधी व्यक्ति का माइंड गिल्टी हो, वह दुराशय से प्रेरित हो। तीसरा और प्रमुख तत्व है आपराधिक कृत्य। अपराध के घटित होने के लिए किसी आपराधिक कृत्य का होना भी जरूरी है। कोई आपराधिक कृत्य होगा तभी अपराध का गठन, अपराध का होना पूर्ण माना जाएगा। और जो भी आपराधिक कृत्य किया गया है उससे मानव को क्षति भी हुई हो, इंजरी होना आवश्यक है। यह 4 अपराध के प्रमुख तत्व हैं जिनसे मिलकर अपराध का गठन होता है। उद्देश्य को अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। अब हम भारतीय दंड संहिता की धारा 1 जो कि प्रस्तावना में दी गई है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें संहिता का नाम और उसके विस्तार की चर्चा की गई है। सामान्यतः संहिता का विस्तार केवल उन्हीं अपराधों तक है जो कि भारत की सीमा के भीतर कारित किए जाते हैं तथा जो संहिता द्वारा वर्जित हैं। इसे हम संहिता का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। बेसिकली क्षेत्राधिकार को आगे 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इसे फर्दर और 2 भागों में बांटा गया है, अंतः प्रादेशिक और बाह्य प्रादेशिक। दूसरा है वैयक्तिक क्षेत्राधिकार। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भारतीय सीमा के भीतर, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, इसमें भारत की जो टेरिटरी है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। भारत राज्य क्षेत्र के अंदर जो कोई भी अपराध घटित होगा वह प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में माना जाएगा। भारतीय समुद्र से 6 मील तक के क्षेत्र के भीतर तथा किसी भी जहाज, पोत या विमान, एयरक्राफ्ट या तो भारत का हो या भारत में पंजीकृत हो पर घटित हुआ हो, ऐसा कोई भी आपराधिक कृत्य भारत में अपराध माना जाएगा। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में इसे आगे 2 अन्य भागों में भी विभाजित किया गया है। अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के भीतर अपराध किया जाता है, यह अंतर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। इसे धारा 2 में वर्णित किया गया है। बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जहां किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत की सीमा के बाहर अपराध किया जाता है, ऐसा व्यक्ति भारतीय न्यायालय द्वारा विचारित एवं दंडित हो सकता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 में
परिभाषित किया गया है। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के अनुबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य के लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इन संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अंत्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के अंदर अपराध किया गया हो, यह धारा 2 के अधीन है। वैयक्तिक क्षेत्राधिकार, यह भी धारा 2 के अधीन है। जहां किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय सीमा के अंदर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ भारतीय नागरिक के अलावा अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी है जो भारतीय सीमा के अंदर कोई अपराध करता है और उस पर ऐसी स्थिति में उस पर यह संहिता पूर्णतः लागू होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध कारित करता है वह अपराध के प्रभाव को भारत की धरती पर उत्पन्न करता है। यह कुछ व्यक्ति, वस्तु या संस्थाएं हैं जिन पर भारतीय दंड संहिता के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल संहिता के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 यह उपबंधित करता है कि किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक प्रक्रिया न तो राष्ट्रपति के विरुद्ध न ही किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान न तो दाखिल की जा सकती है, न ही उसे निस्तारित रखा जा सकता है। इसके बाद 1975 में 44वां संविधान संशोधन आया, उसमें प्रधानमंत्री को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता की बात करता है, उसमें भी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को उस श्रेणी से अलग रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जिन पदों पर आसीन हैं वह पद ऐसे हैं जहां पर गलती करने की गुंजाइश बहुत कम है। इसी आशा के साथ उन्हें इन उपबंधों से अलग रखा गया है। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे करता जाएगा मानो जैसे वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया था। इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ए एक अंग्रेज है, बी एक भारतीय द्वारा लिखित पत्र एक दूसरे भारतीय सी के 10,000 रुपये पाने के लिए दिए हुए हैं। ए वापस अपने देश चला जाता है और सी को धोखा देने के उद्देश्य से पत्र में एक शून्य और बढ़ा देता है। ए ने जालसाजी का अपराध किया है, जिसके लिए उसे भारत में अभियोजित किया जा सकता है, यद्यपि वह भारत में उपस्थित नहीं है। धारा 3 कहता है अपराध किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय हो या नहीं, यद्यपि कोई भारतीय किसी दूसरे देश में आपराधिक कार्य करता है जो वहाँ अपराध नहीं है, लेकिन भारतीय विधि के अनुसार वह कार्य अपराध है, तो उसे भारत में अभियोजित किया जा सकता है। धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराध पर लागू होता है तथा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर लागू होता है। इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य जो भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अनुसार दंडनीय होता है। कोई अपराध भारत
के बाहर किया जाता है तब ऐसे अपराध के बारे में ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी मानो वह अपराध भारत के अंदर किसी स्थान में किया गया है, चाहे वह भारत में घटित न हुआ हो। धारा 5 कुछ विधियों द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिन पर आईपीसी की जो भी धाराएं हैं उनका प्रभाव नहीं होता है, जैसे अभियुक्त के निर्दोष होने का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसका अपराध साबित नहीं हो जाता वह व्यक्ति अपराधी नहीं है, उसे अभियुक्त कहा जाएगा और जो भी संदेहों का लाभ उसे मिल सकता है वह लाभ उसे दिया जाएगा। हम कह सकते हैं जब तक किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता तब तक उसके निर्दोष होने की उपधारणा अथवा प्रकल्पना करनी चाहिए। दोहरे खतरे से सुरक्षा का सिद्धांत। एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगला है विचारण के अवसर की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी अभियुक्त को उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना दंडित किया जाना न्यायिक भावनाओं के प्रतिकूल है। हर अभियुक्त को विचारण का सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। वैधानिक कठोरता से रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अ यह कहता है कोई भी व्यक्ति केवल किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं, और न ही वह अधिक दंड का पात्र होगा। कोई भी व्यक्ति अभियुक्त निर्धन है, असमर्थ है, भारतीय संविधान में विधान में, ठीक है, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ यह लेक्चर जो कि प्रस्तावना पर आधारित है यह समाप्त होता है। इस लेक्चर सीरीज़ को, भारतीय दंड संहिता की इस लेक्चर सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और चीज़ों को और भी बेहतर करने का प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद।